वबरकातुहू। ओके स्टूडेंट, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम चैप्टर नंबर 9 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है हीट एंड एनर्जी, उसी का आज अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इन प्रीवियस क्लिप वी हैव डिस्कस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कंडक्शन में कि कौन सा मेथड है हीट ट्रांसफर ऑफ हीट का, कि जिसमें हीट जो है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पास होती है और सॉलिड मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इस तरह हीट एक एंड से लेके दूसरे एंड तक पास हो जाती है या पहुंच जाती है। सेकेंड मेथड हमारे पास कन्वेक्शन था। इस मेथड में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो भी हीटेड पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। वो पार्टिकल्स एयर के भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स लिक्विड के भी हो सकते हैं। आज हम अपना थर्ड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है, रेडिएशन। Radiation is a particular way in which energy heat travels। ये हमारे पास कौन सा मेथड है कि जिसमें हीट जो है वो ट्रेवल करती है विदाउट मीडियम और पार्टिकल। जिस तरीके से कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में आपको सॉलिड की रिक्वायरमेंट है, लिक्विड और एयर की रिक्वायरमेंट है, इस मेथड में किसी भी किस्म का मटेरियल ना भी हो तब भी रेडिएशन का प्रोसेस होता है, और अगर कोई मीडियम या मटेरियल पार्टिकल्स मौजूद है ये प्रोसेस हमारा जब भी हो रहा होता है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि क्या, देखिए कॉमन एग्जांपल हमारे पास है सन की, कि सन क्या है, हमारे पास एक हॉट बॉडी है और हमें मालूम है कि हॉट बॉडी क्या है, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करती है, रेडिएट करती है हीट एनर्जी को। सन से जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रही है, आपको मालूम होगा कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम भी मौजूद है, यानी एक ऐसी जगह जहां पे ना तो एयर है ना कोई लिक्विड पार्टिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सन से आने वाली रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाती है। अच्छा, हमें ये भी बात मालूम है कि अर्थ जो है वो क्लोज हुई हुई है मुख्तलिफ जो गैसेस हैं उनके एनवलप में, जिसे हमने एटमॉस्फेयर का नाम दिया है। तो सारी जो रेस सन से आ रही है वो डायरेक्ट जो है अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसमें से जो कुछ रेस हैं, कुछ रेडिएशंस हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में भी खास तौर से हमारे पास एक लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसे हम ओजोन कहते हैं। रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशन है वो ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरीके से आपको पता है कि क्लाउड्स मौजूद हैं, कुछ रेडिएशन क्लाउड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जमीन तक सिर्फ उतनी ही रेडिएशन आती है जिनकी हमें नीड है। ओके, तो ये तो हमने देखा कि रेडिएशन, और हमें ये भी पता चल गया कि रेडिएशन जो है चाहे मीडियम मौजूद हो या मीडियम ना हो, दोनों सूरतों में ट्रेवल करती है, क्योंकि आपने देखा कि स्पेस है और स्पेस से भी रेडिएशन आराम से पास हो जाती है, और आगे आके आपने देखा कि गैसेस और वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, ये रेडिएशन इनसे भी पास होके कहाँ तक पहुंच गई, अर्थ तक। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन है, ऐसी रेडिएशन सन की कि जिन्हें किसी भी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम हो ये तब भी ट्रेवल करेंगी, ना हो ये तब भी ट्रेवल करेंगी। It can travel in space because it is not carried by moving particles which need a medium to travel in। अभी हमने यही चीज डिस्कस की कि मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो ये तब भी ट्रैवल करेंगी और अगर ना हो ये जब भी ट्रैवल करती हैं, लेकिन इन्हें किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल भी हमने देख ली कि अर्थ इज हीटेड बाय द हीट रेडिएशन ऑफ सन। ठीक है, कि हमारी जमीन किस तरह से सूरज से आने वाली शुआओं से गर्म हो जाती है। डेली लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने किचन में ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किचन में हम जाएं, हम काफी डिस्टेंस से भी खड़े हुए होते हैं तो हमें तपिश या रेडिएशन महसूस होती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा हीटर, अगर सर्दियों में हीटर ऑन होता है तो कमरे में हल्की हल्की से जो है वो हमें महसूस होती है रेडिएशन, या हमें गर्मी महसूस होती है, जो क्या है आपके पास रेडिएशन की एग्जांपल है। बारबेक्यू वगैरह करें, आप करीब बैठे हैं, आपको रेडिएशन ज़्यादा महसूस होगी, तपिश ज़्यादा महसूस होगी। आप डिस्टेंस पे चले जाएं तो आपको रेडिएशन कम फील होगी। अच्छा, यहाँ आपको इसी मतलब रेडिएशन के हिसाब से ही एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए, नेचुरल ग्रीन हाउस क्या है कि जो रेडिएशन सन से आ रही है ये बिल्कुल वही काम कर रही है हमारी जमीन को गर्म रखने वाला। अगर रेडिएशन सन से जमीन तक ना आए, ठीक है, अगर ये रेडिएशन सन से जमीन तक ना आए और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ स्पेसिफिक गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या मीथेन, ये उन रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, यानी ये आई सन से रेडिएशन अर्थ तक, अर्थ ने इनको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होने के बाद अर्थ इन्हीं रेडिएशन को एमिट करेगी
या अपने अंदर से बाहर निकालेगी। तो ये जो रेडिएशन जब वापस आ रही होती है तो कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं जो इन्हें ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। और इतना टेम्परेचर लाइफ के लिए ज़रूरी है। विदाउट दिस टेम्परेचर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो ये तो हमारे पास ग्रीन हाउस की एग्जाम्पल थी जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पौधे या सर्दियों के मौसम में या उन रीजन में कि जहाँ प्लांट्स को ग्रो करवाना है लेकिन टेम्परेचर कम है, तो हम वहाँ ग्रीन हाउस का जो भी प्रिंसिपल है उसे अप्लाई करते हैं। हम प्लांट्स को एक ऐसी जगह पे रखते हैं कि जिसकी जो वॉल्स होती हैं या जिसकी जो रूफ होती है उसको हम ग्लास या प्लास्टिक से पूरा कवर कर देते हैं और अंदर हमारे प्लांट्स रखे हुए हैं। जब सन रेज आ रही हैं तो ग्लास क्या है, गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। हर वो शाइनी सरफेस जो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, उसमें से कुछ लाइट जो है सन की पास हो जाती है, इजीली पास होकर कहाँ चली जाती हैं, इस हाउस के अंदर। और जाने के बाद वो क्या करेंगी, यहाँ जितने भी प्लांट्स रखे हुए हैं, सॉइल मौजूद है, जो भी चीज़ है, आपको पता है ना कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ से आ रही है हीट, यहाँ जितने भी ग्रीन हाउस में पौधे हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल है, इन सब ने क्या करा, इस हीट को एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेंगे, जितने भी सब्सटेंसेस हैं या स्पेशली प्लांट्स हैं, अपने अंदर से हीट को इमिट करेंगे, निकालेंगे। अब जब आई है ये वाली रेज, तो ये क्या होती है, यूवी रेज होती हैं। अच्छा, अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये इमिट हो रही हैं, अब इन्हें क्या करना है, वापस जाना है। लेकिन ये वापस जाती हैं इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में, जिनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये ग्लास में से पास नहीं हो सकती। यानी ये जो रेज है जो आ गई, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, अब ये वापस नहीं जा सकती, तो ये यहीं रह जाती हैं इसी ग्लास के हाउस में। और ये बार बार चूंकि ये ग्लास है तो इससे टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और वापस आएंगी। आपको पता है ना रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, टकराना और वापस आना, बाउंस बैक। तो जितनी भी रेज हैं जब ये वापस आ रही हैं तो टकरा रही हैं और वापस आ रही हैं। और इस तरीके से जो ग्रीन हाउस है वो कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है, और रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो हम मेंटेन कर लेते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, रेडिएशन फ्रॉम द सन passes through the glass wall of a house. It warms the plant inside. The warm plant radiates heat which does not pass out through the glass. अब प्लांट से जो ये हीट निकाली वो इस ग्लास से पास नहीं होगी, क्योंकि जो हीट रेस निकल रही है इनकी ये प्रॉपर्टी है, अब ये ग्लास को पास नहीं कर सकती। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस बिल्ड्स अप हीट इन ग्रीन हाउस। इसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा वार्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है ना कि जो सब्सटेंसेस जितने अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो उतने ही अच्छे एमिटर भी होते हैं। आपकी और हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम सर्दियों में डार्क कलर के क्लोथ्स, ठीक है, हम कैसे गहरे रंग इस्तेमाल करते हैं, और गर्मियों में हम लाइट क्लोथ्स, जो कपड़े हैं हमारे, हम लाइट कलर के पहनना पसंद करते हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी हमने ये वाली बात की कि जो सब्सटेंस गुड एब्जॉर्बर है, यानी जितना अच्छा अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा अपने अंदर से इमिट करेगा। आपने स्पंज को देखा है, आप जिस स्पंज के अंदर जितना ज्यादा पानी या लिक्विड वो एब्जॉर्ब करता है, जब आप उसको क्या करेंगे, स्क्वीज करती हैं, तो उतना ही ज्यादा अपने अंदर से इमिट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से मटेरियल भी, कपड़े भी क्या करते हैं, देखिए जो डार्कर कलर है वो हो क्या रहा होता है कि जो भी सन रेज आ रही होती हैं वो ये गुड एब्जॉर्बर एंड डार्क कलर वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर सन से आने वाली जितनी भी रेज है उनको कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में, और फिर हमारे बॉडी के वो अंदर या सराउंडिंग में वो सारी के सारी क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, जिसकी वजह से हम डार्क कलर्स को पसंद करते हैं सर्दियों में पहनना, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को, ज़्यादा सनरेज को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर हम कंपैरिजन करें लाइट कलर्स का, तो लाइट कलर क्या करते हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी जो लाइट सन से हमारी तरफ आ रही है वो बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादातर जो लाइट रेज है वो क्या होती हैं, इन कलर से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। इस वजह से जब ये गुड एब्जॉर्बर भी नहीं होते तो ये गुड एमिटर भी नहीं होते। That's why we use darker color clothes in winter and light color clothes in summer. ठीक, तो आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया कि क्यों हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में लाइट कलर के। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है हमारे पास, थर्मोफ्लास्क। आपने देखा होगा ना, अक्सर बच्चे जो हैं वो लेकर आते हैं इस तरह का, हाँ जी,
अच्छा ये और किस काम आता है? आप स्कूल में लेकर आती हैं ना, क्यों लेकर आती हैं? यकीनन भाई आप इसके अंदर ठंडा पानी या कभी जूस कुछ इस तरह लेकर आती होंगी ना, कि लॉन्ग टाइम तक जो है पानी इसके अंदर ठंडा रहे और आपको ब्रेक में और ब्रेक के बाद भी या बिल्कुल जब स्कूल टाइम ख़त्म हो रहा होता है जब तक ठंडा पानी आराम से मिल जाए। गर्मियों में आपका यही दिल चाहता है। और अगर हम कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो हम इन फ्लास्क में टी या चाय कॉफ़ी कुछ इस तरह का जो भी हमारा लिक्विड होता है वो डाल के लेके जाते हैं। और हमें ये बात मालूम होती है कि लॉन्ग टाइम तक जो चीज़ ठंडी है वो इस फ्लास्क में ठंडी रहेगी और जो चीज़ गर्म है वो इस फ्लास्क में गर्म रहेगी। तो भाई आखिर ऐसा होता क्या है, इस फ्लास्क में कौन सा ऐसा मैजिक मौजूद है जो चीज़ों को देर तक गर्म या देर तक ठंडा रखता है? तो चलिए जी चलते हैं हम इसके पीछे, देखते हैं कि क्या साइंस है जिसकी वजह से चीज़ें थर्मोफ्लास्क में गर्म या ठंडी रहती हैं ज़्यादा अरसे तक। A thermoflask is a device which is used to keep temperature of a substance fairly constant by reducing the transfer of heat by convection, convection and radiation. ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास थर्मोफ्लास्क एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अरसे तक हम क्या रख पाते हैं, कांस्टेंट रख पाते हैं। अब किस तरीके से? बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि जो भी हीट ट्रांसफर के मेथड जो हमने पढ़े, हमने 3 मेथड पढ़े थे कि 3 तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम इन 3 तरीकों को क्या कर लेते हैं, किसी तरीके से रोक देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लंबे अरसे तक या बस एक दिन 24 आवर्स तक तकरीबन हम क्या रख पाते हैं, इसे कांस्टेंट रख पाते हैं। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थर्मोफ्लास्क की, हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर इसका क्या है, कैप नजर आ रहा है, और उस कैप के अगर हम अंदर देखें तो हमें कॉर्क नजर आ रहा है जो स्टॉपर का काम करेगा। फिर देखिए कि हमें ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इन डबल वॉल्ड के मिड में या बिटवीन हमें क्या नजर आ रहा है, एक वैक्यूम। और उसके बाद ये आपको केस नजर आ रहा है जो आमतौर पर या तो किसी मेटल का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लास्क। ओके, अब देखिए क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है। दिस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड फ्लास्क, ठीक है, कि ये एक वॉल और ये दूसरी वॉल, ये 2 वॉल होती है इंटरनल। और ये आपको नजर आ रहा है कंटेनर जिसके अंदर हम लिक्विड रखते हैं जो या तो हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है। ये जो वैक्यूम क्रिएट किया गया है बिटवीन दीज 2 वॉल, इसका फंक्शन क्या है? इस वैक्यूम की वजह से हीट ट्रांसफर के जो 2 मेथड है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं या रोक देते हैं। क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि कंडक्शन के लिए सॉलिड पार्टिकल का होना ज़रूरी है और कन्वेक्शन के लिए लिक्विड या गैस के पार्टिकल का होना ज़रूरी है। जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया, यानी बिल्कुल खाली जगह, यहाँ पे एयर भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, तो हीट ट्रांसफर के 2 मेथड तो यहाँ से खुद ब खुद क्या हो गए, स्टॉप हो गए, प्रिवेंट हो गए। और इस तरह से हीट ना तो बाहर जा रही है ना बाहर की हीट अंदर आ रही है। थर्ड मेथड क्या था हमारे पास, रेडिएशन। उसको हम किस तरह से स्टॉप करवाते हैं कि हम क्या कह रहे थे कि जो शाइनी सरफेस होती हैं वहाँ पे जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी टकराती है और वापस चली जाती है, बाउंस बैक का फिनोमेना करती है। तो इस तरह रेडिएशन भी जो इसकी सिल्वरी या शाइनी जो सरफेस होती है इंटरनल कोटिंग, उसकी वजह से रेडिएशन का फिनोमेना भी स्टॉप हो जाता है। और ये कॉर्क, अब कॉर्क का क्या फंक्शन है? कॉर्क की वजह से ना तो बाहर की जो एयर है या जो भी इन्वायरमेंट है वो अंदर असरअंदाज होगा, या जो अंदर का इन्वायरमेंट है यानी आपका लिक्विड हॉट या कोल्ड जो भी है तो उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस बाहर जाएगी, यानी ये भी आपका क्या है, कॉर्क की वजह से ये फिनोमेना भी या ये प्रोसेस भी स्टॉप करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन तीनों हीट ट्रांसफर के मेथड को प्रिवेंट करवा दिया। और इस फ्लास्क के अंदर जो भी लिक्विड मौजूद है, चाहे वो गर्म हो चाहे वो ठंडा हो, वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ओके, यहाँ हम थर्मोफ्लास्क देखते हैं। ये देखिए कि इंटरनल कैप जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉपर। ये स्टॉपर क्या काम कर रहा है कि ना तो बाहर की हवा को अंदर जाने दे रहा है और ना जो अंदर की कोल्डनेस या हॉटनेस होगी वो बाहर आएगी। ठीक है, अच्छा, इस कॉर्क के बाद क्या मौजूद है? देखिए ये शाइनी सरफेस मौजूद है, ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करवाएगी, यानी रेडिएशन का जो भी मेथड होगा वो इसकी वजह से स्टॉप हो जाएगा। और अंदर का जो ठंडा पानी है देखें वो लॉन्ग टाइम तक
ठंडा ही रहेगा, या अगर चाय या कॉफ़ी होगी तो वो गर्म रहेगी। इस तरीके से थर्मोफ्लास्क हमारा जो भी है ये फंक्शन परफॉर्म करता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का। यूज की तरफ आ जाइए। यूज क्या है हमारे पास? एनी लिक्विड इनसाइड द फ्लास्क विल रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी अब इस फ्लास्क के अंदर जो भी लिक्विड डाला है हमने, हॉट हो या कोल्ड हो, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा देखिए, 24 घंटे बाद अगर हम देखें तो टेम्परेचर, या 24 घंटे बाद या जैसे फ्लास्क की जो भी क्वालिटी है उसके हिसाब से आपका जो भी टेम्परेचर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हम फ्लास्क को ओपन कर लेते हैं, उसका जो कॉर्क या स्टॉपर है उसको ओपन करके हम चाय कॉफ़ी या जो भी पानी वगैरह हमें पीना होता है हम उसे पी लेते हैं, तो इस वजह से एयर की एंट्री हो जाती है और जो भी इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से हम जितना लॉन्ग टाइम इसको क्लोज रखते हैं उतना लॉन्ग टाइम उसका टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, और इस तरह थर्मोफ्लास्क वर्क करता है। चलिए जी, हम होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। क्या काम करना है आज आपको? राइट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी, आई और जे, ये आपने लिखना है जर्नल में, और याद क्या करना है? इसी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट डी और एच आपको याद करना है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि बुक में ये कहाँ मौजूद है। बुक में मौजूद है पेज नंबर 92 पे। सबसे पहले आपके पास कौन सा पार्ट है? आपके पास डी पार्ट है। क्या है? व्हाट आर द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, ये क्वेश्चन आपने करना है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है आई, एक्सप्लेन द रेडिएशन ऑफ हीट। एक्सप्लेन द रेडिएशन ऑफ हीट। थर्ड आपका है जे, हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन अ थर्मोफ्लास्क रिमेन द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जर्नल में देख लेते हैं हम। देखें, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसी तरह बेटे हेडिंग देके और उनकी एग्जाम्पल के साथ आपने काम करना है। कंडक्शन, फिर एग्जाम्पल, कन्वेक्शन, एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपके पास क्या है? रेडिएशन, एग्जाम्पल, फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास पार्ट है एक्सप्लेन द रेडिएशन ऑफ हीट। वो भी आप एग्जाम्पल के साथ करेंगी। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोफ्लास्क, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, वो भी आप इसी तरह करेंगी। ठीक है, और लास्ट लाइन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा।